ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे खास इवेंट मार्केट के महारथी में। बाजार की अगर हम बात करें तो 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज एक रेंज का कारोबार हो रहा था। हालांकि लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि बाजार रिकवर करने की फिर से कोशिश कर रहा है। निफ्टी में सिर्फ 25 से 30 अंकों के आसपास की नरमी है और निफ्टी की बात करें तो 24,800 के अपने लेवल को छोड़ने को निफ्टी तैयार नहीं दिख रहा है। मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार तेजी हुई है। एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, वो है जैक्सन होल में जेरोम पॉवेल की स्पीच का। बाजार में यहां से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? एफआईज की जो बिकवाली हो रही थी उस पर भी ब्रेक लगने के संकेत मिल रहे हैं। कल कैश मार्केट में बिकवाली खरीदारी का आंकड़ा आया है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इसको जरा विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद खास मेहमान जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी देते हैं। वो है कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी स्वदेश पर। गुरमीत सर, पहले तो आप ये बताइए कि बाजार का टेक्सचर आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता है कि जो माहौल है, जो तेजी का मूड है, वो कंटिन्यू करेगा या फिर 25,000 के आसपास जाके फिर थोड़ी सी थकान फटीग हम देखेंगे बाजार में? और ये जेरोम पॉवेल की आज जो स्पीच है, ये कितनी क्रूशियल है? क्या आपको लगता है कि एक नई दिशा देगी बाजारों को? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, दो तीन चीजों पे हमें निगाह रखनी है। पहला, मैक्रो सेटअप इंडिया का बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देखिए, क्रूड जो है वो 75 से $77 के बीच में है। इसका सीधा इम्पैक्ट आपके इन्फ्लेशन पे होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट पे होता है। डॉलर इंडेक्स जो 103 104 था वो लगभग 101 पे है। हमारा इन्फ्लेशन जो फिगर है वो 3.5% के आसपास आया, जो सब 4% टारगेट है आरबीआई का, वो उसमें उसमें आया। आई थिंक आरबीआई एक दो रीडिंग और देखना चाहेगा। और कोर इन्फ्लेशन जो होता है, जो फूड और फ्यूल माइनस करके होता है, वो भी 3.5 3.5 3.6% के आसपास है। तो मैक्रो सेटअप अच्छा है। अर्निंग जरूर इस क्वार्टर थोड़ी सी सॉफ्ट आई है, तो बाजार को मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक अर्निंग रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी कंडीशन टाइट है, बाजार में लिक्विडिटी बहुत टाइट है। तो अर्निंग ग्रोथ जो है मुझे लगता है वो 11-12% होगी, 15-16% नहीं होगी जो हम पिछले 3 साल में देखते आए हैं। कुछ पॉकेट्स जो एक्सपेंसिव है, वहां पे एक थोड़ा सा रीसेट आ सकता है, जैसे डिफेंस है या कुछ सिलेक्ट पीएसयू नेम्स है या बहुत सारे स्मॉल मिड कैप स्पेस में। तो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच बना के रखना चाहिए। और जेरम पावेल का एक डायरेक्शन के हिसाब से स्पीच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर में रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसकी उसकी तरफ क्या प्रोग्रेस होगी। और यूएस का इकोनॉमिक डेटा बहुत सारा आना है इस महीने, जॉब डेटा आना है, इन्फ्लेशन आना है। पीछे जो डेटा आया काफी कमजोर आया, जो हाउसिंग सेल का डेटा आया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आया, नॉन फार्म रोल आया। तो यूएस इकोनॉमी साफ स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। तो रेट कट, अब क्वेश्चन ये है कि कब होगा, ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। 1 महीने में होता है, 2 महीने में होता है। आई थिंक वो सवाल वो ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये तो हुई बाजार पर चर्चा और नियर टर्म का आउटलुक। लेकिन गुरमीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसी का 5-7 साल का नजरिया है तो कौन से बड़े थीम्स पर आप फोकस कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी से एआई रिलेटेड कुछ हो सकता है, या क्लाइमेट चेंज के वजह से रिन्यूएबल सोलर एनर्जी। तो कौन से बड़े थीम्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स 5 से 7 साल के नजरिए से फोकस कर सकते हैं? आपने एचडीएफसी बैंक में पोजिशंस लिए थे कुछ सालों पहले, और मैं जानती हूँ कि उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो इन्वेस्टर्स को बताएं कौन से बड़े कंपाउंडिंग थीम्स रह सकते हैं अगले कुछ सालों के लिए। तो जैसा आपने बोला, मुझे लगता है फाइनेंशियल से एक वैसे बड़ी स्टडी थीम रही है। हालांकि फाइनेंशियल से पिछले 1-2 साल में उतना अच्छा नहीं गया जितना बाजार में गया, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स ने। लेकिन जो नॉन बैंक्स थे, जैसे कैपिटल मार्केट प्ले है, सीडीएसएल है, कैम्स है, एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज है, इन्होंने काफी अच्छा किया है। एएमसीज है, सबने बहुत अच्छा किया है। हर रोज लगभग 1 लाख नया निवेशक बाजार में जुड़ रहा है। मुझे लगता नहीं इस ट्रेंड में कोई चेंज होने वाला है अगले 4-5 साल। आज हमारे पास 9-10 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं और 56 करोड़ पैन आधार लिंक्ड है। तो ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर और 10-15-20 करोड़ इन्वेस्टर्स से बढ़ेगा। बैंक्स, मुझे लगता है जैसी रेट कट साइकिल शुरू होगी और एनबीएफसी थोड़ा सा वापस आ सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगी और जो एक प्रेशर आया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, डिपॉजिट्स पे, वो थोड़ा कम होता दिखेगा। पैसा जो है वो रॉ मटेरियल होता है बैंक्स के लिए। उसमें अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स कम आते हैं तो रेट सेंसिटिव अच्छा करते हैं जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है। मैं मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये डेकेड जो है मैन्युफैक्चरिंग का है। हमारा 2007 में मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी लगभग 22-23% था। फिर वो गिर के 11-12% आ गया, अभी वापस से 16-17%। गवर्नमेंट का टारगेट है 25% मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी, इसलिए आपने इतनी सारी पीएलआई स्कीम्स और पुश भी देखा है।
तो अगर आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखते हैं अगले 7-8 साल में, तो 25% अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर बोलते हैं, तो करीबन $2.5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं। और करंट जो मार्केट कैप है मैन्युफैक्चरिंग का, वो 500 बिलियन ही है। तो ये 4-5x की स्टोरी हो सकती है इस डेकेड में। इसमें हमें ऑटो अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स अच्छा लगता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा लगता है। अब टेक्सटाइल्स में मुझे लगता है फोकस बढ़ रहा है। थोड़ा बांग्लादेश में इशू हुआ है और थोड़ा सा सप्लाई चेन रीसेट हो रही है। हेल्थ केयर और फार्मा में अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमें अच्छा लगता है। और एक हमें जो थीम शुरू से अच्छी लग रही है वो एनर्जी लग रही है। जो एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया में हो रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो ट्रेडिशनल एनर्जी हो, पूरी जो वैल्यू चेन है एनर्जी की, पावर जनरेशन देख लीजिए, ट्रांसमिशन देख लीजिए, केबल्स, वायर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, इस पूरी एनर्जी चेन में हमें काफी काफी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। ठीक है। गुरमीत जी, अगर हम रेलवे की बात करें, अगर हम पीएसयूज की बात करें, डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, आपको लगता है कि जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था वो हो गया है, या फिर अभी भी स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं? थोड़ा वेट कर लेना बेहतर होगा किसी को अगर री एंट्री करनी हो या फिर फ्रेश बाइंग करनी हो तो? थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। पूरे सेक्टर जैसे एक तरफा चला है वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ जगह मुझे लगता है अगले 5 साल की गुड न्यूज़ शायद प्राइस में आ गई है। पर कुछ पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। जैसे आप देखिए, एक हमने रीसेट क्लॉज़ रखा था, ऑफसेट क्लॉज़ जिसे हम बोलते हैं, कि 30% अगर आप इंडिया में आके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको लोकल सप्लायर्स को देना है, लोकल वेंडर्स को देना है। उसका जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है अगले 2 साल में, वो लगभग 70,000 करोड़ है। वो रीसेट जो ऑफसेट क्लॉज है उसे पूरा करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग 21-22 कंपनीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नोटिफाई की है, जो उस ऑफसेट क्लॉज में क्वालिफाई करती हैं। बहुत सारी कंपनीज उसमें एमिनिशंस में है, ड्रोन्स में है, हैंड ग्रेनेड्स में है, रॉकेट लॉन्चर्स में है, काफी सारे हैं। वो आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। रेलवे में जैसा आपने बोला, जो रेलवे में जो एक वैगन मैन्युफैक्चरर है, आज हमारी लगभग 45 वंदे भारत है। हमारा प्लान है लगभग 800 वंदे भारत का अगले 7-8 साल में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो एक्जिस्टिंग फ्लीट है राजधानी का या बाकी ट्रेन्स का, वो भी रिप्लेस होगा नए कोचेस से। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 5-7 साल की। कुछ अच्छी न्यूज प्राइस में आ गई है। तो जैसे टीटागढ़ है, जैसी अच्छी कंपनी है, उसका भी 80% जो है फ्रेट वैगन्स है और 20% पैसेंजर वैगन्स है, जिसमें आपके वंदे भारत और मेट्रो के कोचेज आते हैं। ये मिक्स 50-50 हो जाएगा अगले 4-5 साल में। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ रेलवे एंसिलरीज हैं जो कंपोनेंट्स बनाती है ट्रेन के, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आप जैसे पूरा सेक्टर अच्छा किया है पिछले 1-2 साल में, वैसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे वो भी चल पड़े, तो वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। गुरमीत सर, एक और सवाल है। दरअसल दो छोटे छोटे सवाल हैं, दोनों को क्लब कर रहा हूं। एक तो जो नए टाइप के जो बिजनेसेस हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी वाइज, इनोवेशन वाइज कुछ नया हो रहा है, बाजार उनको वैल्यू असाइन कर रहा है। आईटी में भी हम देख रहे हैं तो कि एआई पर फोकस है बाजार का, कि अच्छा जिन कंपनीज में उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है उनको बेहतर वैल्यू दे रहा है। ऐसे स्टॉक्स पे क्या करना है? और दूसरी चीज़ ये भी बता दीजिए आप लगे हाथ कि कौन से स्पेस को बिल्कुल अवॉइड करना है, दूर रहना है, वैल्यूएशन वहां पर फ्रॉथी हो गए हैं। अब देखिए, न्यू एज कंपनीज में हमें कुछ पॉकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हमें जोमेटो बहुत अच्छा लगता है। हमने हमने उसमें हम लकी रहे इन टर्म्स ऑफ जो हमने एंट्री पॉइंट था हमारा। और आप देखिए, क्विक कॉमर्स और बड़ा हो जाएगा फूड डिलीवरी से। तो फूड डिलीवरी पिछले साल जोमेटो की आप देखेंगे तो 1700-1800 करोड़ किया था। इस साल 2200-2300 करोड़ किया है, तो 25% से ग्रो किया है। लेकिन जो क्विक कॉमर्स है वो 300-350 करोड़ कर रहे थे, इस साल 1000 करोड़ किया है, 3 टाइम्स ग्रो किया है। और अगले 3-4 साल में मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये क्विक कॉमर्स जो है फूड डिलीवरी से भी बड़ा हो जाएगा। तो आज आप दिन में 3-4 बार ऐप खोलते हैं ब्लिंकिट की या ज़ेप्टो की, वर्सेस अगर आप बाकी अगर ऐप्स देखेंगे कॉमर्स की, तो आप शायद हफ्ते में 1 बार खोलेंगे या महीने में 2-4 बार खोलेंगे। क्योंकि आप इतनी बार उसको यूज कर रहे हैं, तो आप और ग्रोथ वेक्टर्स उनको मिलेंगे। आप टिकटिंग बिजनेस ले लिया उन्होंने, तो टिकटिंग बिजनेस में बुक माई शो की मोनोपोली है। वहां पे वो अच्छा, जो सारा भी जो बिजनेस है वो इन होम है, क्योंकि आप फूड डिलीवरी और ग्रोसरी अंदर बुला रहे हैं। जो टिकटिंग है वो आउट ऑफ होम है, जिसे हम बोलते हैं गो टू मार्केट है। तो एक नया ग्रोथ वेक्टर मिलेगा वहां पे। हमें पीवी फिनटेक अच्छा लगता है, पॉलिसी बाजार मार्केट प्लेस है, इंश्योरेंस का प्राइमरली और थोड़ा बहुत क्रेडिट का। हमें कुछ टेक, जो निश टेक रिलेटेड, जो बहुत निश टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है वो अच्छी लगती है। जैसे एक कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो ऑटो का सॉफ्टवेयर बनाती है, उसे हम केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो आज सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है कार में, आज से 5 साल पहले 10% थी।
अभी 26% है, और अगले 3-4 साल में जो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो कार की कॉस्ट के 60-70% हो जाएगी। कार और स्मार्ट होती जा रही है, कनेक्टेड होती जा रही है, तो वो हमें अच्छा लगता है। कुछ न्यू एज कंपनीज हैं, मैं जियो फाइनेंस को भी उतना ही न्यू एज मानता हूँ जितना बाकियों को मानता हूँ। तो हमने आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लेंस से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अर्निंग्स थोड़ा लेट आता है, वैल्यूएशन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसका एक आप पोर्टफोलियो बनाइए, और आप ये रेडी रहिए कि शायद एक दो चीजें खराब भी जाएंगी उसमें से, लेकिन जो अच्छा जाएगा वो मेकअप कर देगा। तो आप एक न्यू एज का बकेट बना सकते हैं, जिसमें आप फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, फैशन वेयर सब सब कर सकते हैं, और आप उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उस पोर्टफोलियो का। जो पॉकेट आपको अवॉइड करना है, एक जो मुझे पॉकेट क्लियर अवॉइड लग रहा है, वो ये जो बहुत क्रेज बन गया है माइक्रो कैप्स में और एसएमई आईपीओ में, यहाँ पे मुझे काफी ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, वॉल्यूम वाइज प्राइसेस जो है ऊपर जा रहे हैं, छोटे आईपीओज में ज्यादा अमाउंट लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहिए। बहुत चीज जो बहुत जल्दी आती है उतनी जल्दी नीचे जाती है, तो बहुत अगर क्विक मनी कहीं बन रहा है तो उसको प्लीज क्वेश्चन करिए। बिल्कुल, तो ये राय है न्यू एज टेक कंपनियों पर और कई सेक्टर्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। लेकिन गुरमीत सर, मैं आपसे आईटी सेक्टर पर भी आपका नज़रिया लेना चाहूँगी। पिछले कुछ 1-2 सालों से देखें तो अर्निंग्स मोमेंटम कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। ग्लोबली चिंताएं थी ग्रोथ को लेकर, यूएस मार्केट में ग्रोथ कमज़ोर था, जिसके चलते आईटी कंपनियों के अर्निंग्स कमज़ोर हुए। लेकिन अब आपका नज़रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि अर्निंग्स अब बॉटम आउट हो चुके हैं और अब अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ दिखाई दे सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग और होगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आईटी सर्विसेज में और टेक में। तो अगर आप प्लेन आईटी सर्विसेज की बात करेंगे तो मुझे लगता है वहां पे नया नॉर्मल जो है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। तो अगर आप वो कंपनीज 30-40 के अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है तो बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। हालांकि जब पीछे 6 महीने पहले बहुत अच्छे डिस्काउंट पे थी बहुत सारी कंपनीज, एचसीएल 13-14 टाइम्स अर्निंग पे मिल रहा था, टेक महिंद्रा भी आपको 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा था, इन्फोसिस 1100-1200 के लेवल पे था 6 महीने पहले, तो वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट था। इस भाव पे वैल्यूएशन कंफर्ट कम है, और यूएस की रिकवरी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जो प्लेन आईटी सर्विसेज है वो शायद इतना अच्छा ना करें, लेकिन जो जिनका अच्छा प्रोडक्ट है, आईपी बेस्ड कंपनीज है, जैसे मैंने केपीआईटी की चर्चा की आपसे, या जो कंपनीज आप डाइवर्सिफाई करें, जैसे अगर आप एचसीएल देखेंगे तो उनका 3 बिजनेस है, ईआरडी है, आईटी सर्विसेज है, और सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट बिजनेस है। जो प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो 25% मार्जिन वाला बिजनेस है। तो जो कंपनी माइग्रेट कर रही है आईपी की तरफ, प्रोडक्ट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो बेहतर करेंगी। जो प्लेन आईटी वनीला सर्विसेज कंपनीज हैं, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा चैलेंज रहेगा। उसका एआई का भी इम्पैक्ट है, और यूएस में थोड़ा मुझे लगता है रिकवरी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां भी स्लो। तो जो प्लेन आईटी कंपनियां हैं वहां पर अभी भी थोड़ी कमजोरी दिखाई दे सकती है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स हैं वहां पर स्कोप काफी अच्छा है। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी राव स्वदेश के साथ जुड़